हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की पाठशाला में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। कूलम्ब्स लॉ और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो जैसे कि मैंने बोला कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली जैसे आप लोग 11th में पढ़े थे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी के थोड़ा सा एनालॉगस होता है। जैसे वहाँ आप लोग पढ़े थे कि attractive force between two masses is directly proportional to the product of the masses, right, and inversely proportional to the square of the distance between the masses. In the same way here we will consider the two charges, that is the 2 point charges in place of the masses. In the universal law of gravitation you have studied that there is only one kind of force, that is the attractive force. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो तरीके के फोर्सेज होंगे। दो तरीके के फोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक तो आपका होगा अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होगा रिपल्सिव फोर्स। बेटा यहां पर क्या है कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, चूंकि दो तरीके के चार्जेस हैं, दैट्स व्हाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ द फोर्सेस हियर, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। इट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। सो लेट अस स्टार्ट। तो जो कूलम्ब्स लॉ है, बेसिकली सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ हर ऑब्जेक्ट पर यानी हर चार्ज बॉडी पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल होगा। पॉइंट चार्ज मींस वेरी वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों, वो मैं इसकी लिमिटेशंस में आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में। तो जैसे कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर टू चार्ज पार्टिकल्स हैं लेकिन वे पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बहुत बड़े चार्जेस नहीं होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इन रेस्ट। कम से कम एक तो जो है रेस्ट में होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों मोशन में हो। अब बात आती है कि मोशन में होगा तो क्या होगा। अगर दोनों चार्जेस मोशन में होंगे तो दोनों चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से एक चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव अगर करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और यहां पर चूंकि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, नॉट द मैग्नेटिक फोर्स। दैट्स व्हाई वी कंसीडर हियर दैट एटलीस्ट वन चार्ज शुड बी इन रेस्ट। ओके, ये मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस। उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि भाई जो इसकी लिमिटेशंस हैं, राइट, वो क्यों है और क्यों उनको हम कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो अब आप देखो कि जो कूलम्ब्स लॉ है, बेसिकली अगर ये सपोज दो पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मींस Q1 एंड Q2। तो ये दोनों हमारे कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, बड़े चार्जेस नहीं है। दोनों चार्जेस ये आपके कहाँ रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सपोज R है ये। तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट electrostatic force between 2 point charges in vacuum is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। यानी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, उनके जो चार्जेस है हमारे, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो क्या बताया कि भाई जो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो मैं फिर से बता देता हूं कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट करता है। तो कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की बात हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges, right, provided both the charges are in vacuum and at least one of the two charges should be in rest, right। दोनों चार्ज मोशन में नहीं होने चाहिए। हो सकता है एक चार्ज मोशन में हो पर दूसरा रेस्ट में जरूर होना चाहिए, अदरवाइज दोनों रेस्ट में होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कूलम्ब्स लॉ है हमारा, राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, अब मैं बिना मोड़ के लिखूंगा Q1 और Q2, तो मतलब क्या हो गई, जस्ट इसके मैग्नीट्यूड होंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं F इजकल टू एनी कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो K है, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स पर। जैसे इन CGS सिस्टम, इन CGS K की जो वैल्यू होती है दैट इज 1। इन SI सिस्टम में जो K की वैल्यू होती है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग लेते हैं यूजुअली दैट इज टेकन एज अप्रॉक्स वैल्यू होती है ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट, स्क्वायर। तो इस तरीके से ये K की जो वैल्यू आ गई हमारी दिस। अब ये बात आती है कि ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। जहां भी ये जीरो लगाते हैं, नॉट कहते हैं जिसको हम लोग, ये वैक्यूम के लिए यूज किया जाता है, वैक्यूम और एयर। तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो एप्सिलॉन है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। अब अगर इसकी वैल्यू देखी जाए स्पेशली, तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की दैट इज इक्वल टू 8.85 10 टू द पावर -12, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू होती है, ओके। तो इस तरीके से अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दे K की वैल्यू को, तो फॉर्मूला हमारा आ जाता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, दैट डजंट मैटर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, बस हमें पता होना चाहिए K की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बातें, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है ये। तो ये तो बात थी तब जब आपका जो चार्जेज है वो वैक्यूम में है। अब अगर चार्जेज आपके वैक्यूम में नहीं है, सपोज किसी मीडियम में है, हर मीडियम को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं। डायलैक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे समझो आप, जैसे इंसुलेटर्स होते हैं, राइट। तो अगर इफ चार्जेस आर पुट इन medium of dielectric constant K, कैपिटल K, ये स्मॉल K था यहाँ पर, ये कैपिटल K है। तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, इसको मैं लिखता हूँ M फॉर मीडियम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन है बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। पहले यहां तक का आप लोग नोट करो और मुझे बताओ कि इसमें कोई डाउट है क्या। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। तो अब देखो इसमें आगे, तो मैं कह रहा था कि अगर ये डायलैक्ट्रिक मीडियम में हो तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, FM, इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन टू चार्जेस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K।
यानी अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर है इन कंपेरिजन विद अदर मीडियम, देन इन दैट मीडियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी लेस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर है यहां तक मेरी बातें आप लोगों को? ओके, अब इसमें एक चीज आप और देखोगे यहां पर कि ये जो एप्सिलॉन नॉट के है, इसको मैंने क्या लिखा था, एप्सिलॉन। अगर मैं इसको इधर ले आऊं के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। तो क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, परमिटिविटी। तो आप देख रहे हो कि ये जो k है या जो रिलेटिव परमिटिविटी है, दैट इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटीज, वन इन मीडियम एंड सेकंड इन वैक्यूम। सो हियर ये क्या होगी, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस यानी रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो पहले यहां तक बताओ कि यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखो मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, अगर दोनों चार्ज रेस्ट में नहीं है तो कम से कम एक चार्ज तो रेस्ट में होना ही चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस को दूर लेकर जाओगे, उनके बीच की डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अगर इंक्रीज करोगे तो उसके इसमें क्या आएगा, आपका फोर्स इंक्रीज होगा, राइट। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। दूसरा मैंने बताया कि भाई अगर हम वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में उसको पुट करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज किया है, तो उस केस में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, राइट। एक मैंने बताया यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी जो है 1 मार्क्स में आ जाती है ऑप्शंस में। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलिए अब मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि भाई फोर्स क्या है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है। आप पढ़े होंगे 11th में भी, दो तरह की क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शंस की बात होनी चाहिए फिर तो बेसिकली जैसे ये दो चार्जेस थे आपके Q1 एंड Q2, तो ये जो टू चार्जेस हैं इनके सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये लाइन इनके चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग होगा। डिपेंड करेगा कि भाई आप कौन से चार्ज का फोर्स को किस पर ले रहे हैं। जैसे सपोज आप इस चार्ज का फोर्स इस Q2 पर ले रहे हैं, यानी Q1 का फोर्स Q2 पर निकालना चाहते हैं, तो जो Q1 का फोर्स Q2 पर लगेगा, आप देख रहे हो दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी Q1 जो है इसको अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, दिस, ये कौन सा फोर्स है हमारा, इसको मैंने लिख दिया सपोज 1, यानी चार्ज 1 का फोर्स चार्ज 2 पर, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, F12, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू फोर्स ऑफ 1 ऑन 2। अब अगर Q2 का आप देखना चाहते हैं Q1 पर, तो किधर होगी डायरेक्शन, दिस, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस तरीके से ये फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका जो डायरेक्शन होगा
वो हमेशा इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। अब आपने देखा कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उस लाइन के अलोंग है जिनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है। और ऐसे फोर्सेस को क्लास 11th के 6th चैप्टर में पढ़े थे आप, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, कि जो फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ ओरिएंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, याद रखने वाली बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स की, वैसे तो 11th में पढ़े थे लेकिन थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स में आप पढ़े थे कि ऐसा फोर्स जो सेंट्रल फोर्स है, मींस एक फिक्स सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है। जैसे यहाँ पर ये फोर्स है, ये हमेशा इस लाइन के अलोंग होगा और इन चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और जो है इसका फोर्स इसकी तरफ और इसका फोर्स इसकी तरफ, यानी एक फिक्स सेंटर की तरफ है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की खास बात ये होती है कि अगर किसी क्लोज पाथ पर आप किसी चार्ज को मूव कराएंगे इस कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में, तो उस केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा। ये बात आप ध्यान रखना। मींस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। क्लियर? तो मेन बात क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। इसीलिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब एक बात इसमें और मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि अगर सपोज दो चार्जेस हमारे ये लाइक चार्जेस हैं, इफ Q1 एंड Q2 both are like charges, राइट? लाइक चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में इनका जो प्रोडक्ट आएगा Q1 मल्टीप्लाई Q2 दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे केसेस में जो फोर्स होगा, फोर्स कैसा होगा हमारा, रिपल्सिव। अगर चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस हैं या उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, इफ Q1 Q2 आर अनलाइक चार्जेस, मींस इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस केस में जो फोर्स होगा हमारा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो लाइक चार्जेस में प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, इसलिए फोर्स रिपल्सिव। और इसमें कैसा होगा, प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी नेगेटिव, तो मींस अट्रैक्टिव। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ओके। तो ये मैंने बताया आपको कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज सेंट्रल फोर्स, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई द वर्क डन इन अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक force for a closed path will be 0 and it will not depends on the path, but it will depend on the initial and final position, right? तो ये थी हमारी बात कूलम्ब्स लॉ की और इसकी जो है फॉर्मूले की। अब मैं इसमें बताना और चाहता हूं आपको कि भाई जैसे फोर्स मैंने अभी बताया वेक्टर क्वांटिटी है, अब अगर इसको मैं दूसरे एस्पेक्ट्स में कंसीडर करूं, कैसे? जैसे सपोज ये दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस दिस। तो मैंने बताया था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो डायरेक्टली बड़े चार्ज पर एप्लीकेबल नहीं है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन द माइक्रो चार्जेस, दैट इज द पॉइंट चार्जेस, बट इन केस इफ यू वांट टू अप्लाई इट ऑन द बिगर चार्जेस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कंसीडर a very small element of the charge so that we can calculate the electrostatic force, right? And then for whole body we will integrate it, right? So we'll take it in another cases. Now here suppose these two charges, to say Q1 and Q2, right? These two charges are put at the point A and B in the space, so that the position vector of A with respect to O is R1 and position vector of B where the Q2 is put, this is the Q2, is R2। यानी R1 जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है A पॉइंट का, R2 जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है।
तो 11th में हम लोग वेक्टर में पढ़े थे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ वी वांट द फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2। तो बेटा Q1 का फोर्स Q2 पर चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अभी बताई थी, इसको रिपेल करेगा, दिस, यानी along the line joining the centers of two charges। तो ये हुआ हमारा कौन सा फोर्स हो गया, B पर A का फोर्स। ये तो जब हमें ये फोर्स निकालना है, राइट, ये हमें फोर्स चाहिए, B का फोर्स A का फोर्स B पर। तो अब देखो यहां पर क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें निकालना होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ए बी इजकल टू, 11th में आप लोग पढ़े थे, इसके पोजीशन वेक्टर से जो बाद में लिखते हो सेकंड वाला जो है बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, राइट। तो ए बी सपोज कर लिया हमने आर है, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इजकल टू ओ बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर आपका जो था R2 और R1, इसके रेस्पेक्ट में हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब एक छोटी सी बात मैं और बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर चूंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, F इजकल टू, इसके ऊपर एरो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर R कैप, राइट। एंड यू नो दैट R कैप यानी यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R वेक्टर अपॉन R। जब हम मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका मोड लेते हैं, अगर हम ये एरो हटा देंगे यहां से तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए जो वेक्टर फॉर्म आ गई हमारी फोर्स की, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर, ये Q1 Q2 R वेक्टर, जब ये वैल्यू पुट करोगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, R⁻3। इसको हम कहते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म, राइट। इसी का यूज मैं यहां करूंगा। तो अब देखो FBA, तो FBA यानी कि Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो आप पुट कैसे करेंगे, तो R, इस फॉर्मूले को देखो, इसमें वेक्टर क्या है हमारे पास, दिस R2 माइनस R1, और इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, राइट। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे, R2 माइनस R1, ये वेक्टर फॉर्म है, अपॉन इसका क्यूब, सो R2 माइनस R1 दिस, ये बोर्ड में आया हुआ भी है। तो ये हमारी फॉर्मेट आ गई इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। इसको आप एक्स एक्सिस लिख सकते हो, इसका वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस। तो ये मैंने जो कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म थी वो मैंने लिखी है पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, राइट, यूजिंग दिस फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर। क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, और नोट करना चाहो तो आप लोग इसको नोट करो। फिर से आप देख लो, यहाँ मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है, इसका यूज करके मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है। ये कभी कभी बोर्ड में आ भी जाता है, आया हुआ भी है। तो अब देखो इसमें इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म्स, अगर सपोज इसी फॉर्मेट में हमको बोल दिया जाए कि भाई इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 z1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और z2 है, राइट। तो उस केस में कैसे इसको हम फॉर्म करेंगे, तो हम देखो यहाँ पर वही सेम फोर्स Q1 का Q2 पर, राइट। तो फोर्स ऑफ
Q1 ऑन Q2। तो प्रोसेस वही रहेगा हमारा, ठीक है। यहां देखो आप OB माइनस OA, राइट। और अगर डायरेक्ट आप देखना चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। मींस इस वाले इसके जो सेकंड आपने लिखा है बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर इजकल टू x2 माइनस x1 आई कैप, ये 11th में पढ़े थे आप लोग, y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इजकल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, राइट। क्यों बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर है। तो ये हमने क्या लिखा है, अब ये 9th 10th में भी पढ़े थे आई थिंक, वहाँ तो 2D था 10th तक, 11th की मैथ्स में 3D में भी इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मूले को, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस आ गई बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, दिस, और ये क्या है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग फिर से इस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहां देखो ये रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो पहले तो फैक्टर फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और इस पूरे की पावर आप कितनी लिखोगे, देखो ये 1/2 और 3 वो थी, सो 3/2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया, ये किस में आया, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में। तो मैंने 2 फॉर्मेट बताई, एक पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में और एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्मेट आई है इसकी, क्लियर है। मैं इस पर एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं छोटी सी। जैसे सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है हमारे पास, इसका सपोज किया 2 3 4 है, एंड दिस इज, इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 3 एंड 2 है। तो इस केस में यहां देखो आप कि जो आप ये निकालोगे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे कितना था, 2 है, 2 पॉइंट है ये, तो 2 माइनस ये, सो 1 माइनस 2, और यहाँ 3 है बी और यहाँ भी 3 है, तो 3 माइनस 3 जे, और ये आ जाएगा 2 माइनस 4 के, राइट। तो अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये कितना है पहले देख लो आप, तो माइनस आई कैप 0 जे कैप एंड माइनस का 2 के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 + 4 यानी √5। क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप, तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, तो अब देखो इसका फोर्स, तो फोर्स आ गया हमारे पास F इक्वल टू Q1 Q2, चार्जेस वही है सेम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, आर वेक्टर आया हमारे पास माइनस आई कैप -2 के कैप दिस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, √5 की पावर 3।
तो इसको क्या लिख सकते हो, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई माइनस 2K और 5 टू द पावर 3/2। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने एक तो बताया आपको कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दैट इज एनालॉगस टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहाँ हम लोग एक फोर्स की बात करते हैं, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि वहाँ पे मासेस केवल एक ही तरीके के होते हैं, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव मास कभी नहीं होता है। तो चूंकि मास की नेचर एक ही है, इसलिए फोर्स भी वहाँ एक ही नेचर का पढ़ते हैं, अट्रैक्टिव। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में चार्जेस की नेचर 2 है, तो इसलिए हम जो फोर्स है उसकी भी 2 नेचर यहाँ पर होती है, एक अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। ठीक है। तीसरी बात मैंने बताई थी यहाँ पर आपको कि जो चार्जेस हैं वो आपके जो कूलम्ब्स लॉ है वो ऐसे चार्जेस पर एप्लीकेबल होगा जो पॉइंट चार्ज होंगे, रेस्ट में होंगे, और तीसरी बात उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट शुड नॉट बी लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये 3 बेसिकली इसकी लिमिटेशंस होती हैं जो मैं अलग टॉपिक में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। तीसरा मैंने इसका बताया आपको कि भाई डायलेक्ट्रिक मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, हमेशा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तीसरा मैंने बताया था इसकी कोऑर्डिनेट फॉर्म, और एक मैंने बताया इसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारी जो है कूलम्ब्स लॉ की डिफरेंट फॉर्म्स थी। अब मैं प्रूफ करूंगा यहाँ पर कूलम्ब्स की एक और एप्लीकेशन, कूलम्ब्स लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो देखो कूलम्ब्स लॉ से न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम कैसे निकालते हैं। तो यानी दोनों बाबाओं का संगम होगा, बाबा कूलम्ब्स लॉ एंड बाबा न्यूटन। तो बाबा कूलम्ब से न्यूटन लॉ कैसे आएगा अब आप देखना। तो अभी आपने देखा कि अगर ये 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अगर भाई मजा ना आए ना तो बताना कमेंट करके, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में अगला लेक्चर दूं। ओके। तो Q1 एंड Q2 ये 2 चार्जेस थे। सपोज हम इसका फोर्स इस पर निकालना चाहते हैं, इसको मैंने बोला F1, इसका फोर्स इस पर देखना चाहते हैं, ये हो गया F2, इसकी डायरेक्शन ये हुई, राइट। ये हो गया हमारे पास R1 वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारे पास R2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2, तो Q1 का Q2 पर जो फोर्स आएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वो कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास R1 वेक्टर ऑन R1 का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, R1 वेक्टर R मीन्स हमने ये एरो हटा दिया और मोड भी, तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी थी वहां पर, उसकी पावर थी 3, तो इसलिए इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 3। तो इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब देखो फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर कौन सा आ जाएगा R2 एंड R2 क्यूब। बट यू नो दैट डिस्टेंस यहां से यहां ले लो या यहां से यहां ले लो, दोनों सेम रहेंगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि R1 का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 के इक्वल होगा, एंड जो R1 वेक्टर है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, -R2 के इक्वल होगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो जब ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमने पुट की यहां पर, तो ये आ जाएगा R1 नेगेटिव अपॉन
R1 क्यूब। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1 में राइट एज इट इज सेम है, बट यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस नहीं है। तो इसीलिए हमने फिर क्या किया कि यूजिंग इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, F2 इक्वल टू माइनस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और ये आ जाएगा R1 वेक्टर R1 का क्यूब, एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ये है हमारे पास माइनस F1। ओके, तो अब आप देख रहे हो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ था, दैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हो F2 प्लस F1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो मीन्स एवरी फोर्स या एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन which is equal in magnitude but opposite in direction to the action, right? तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ था हमारा जो हमने यहाँ प्रूफ किया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं इसके न्यूमेरिकल्स लूँगा, बढ़िया बढ़िया, थोड़े से कंपटीशन ओरिएंटेड एंड थोड़े से CBSE ओरिएंटेड। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में हेजिटेशन हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, राइट। वीडियो को ज़रूर देखो, इससे नॉलेज गेन करो। कहीं भी कमी लगे तो मुझे बताओ ताकि मैं उसको थोड़ा इम्प्रूव करूं और इंटरेस्टिंग बनाऊं, राइट। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके ओके बच्चों, बाय बाय बाय।